अस्सलाम वालेकुम। क्लास 12 पीबीए का एक्सपेरिमेंट नंबर 6 और जो आज का हमारे पास एक्सपेरिमेंट है वो है इन्वेस्टिगेटिंग द रेट ऑफ रिएक्शन बाय द वॉल्यूम ऑफ गैस प्रोड्यूस। इसका मतलब ये है कि हम कोई रिएक्शन ऐसा परफॉर्म करेंगे जिसमें कोई गैस प्रोड्यूस होगी और उस गैस का वॉल्यूम मेजर हम करेंगे और इसी वॉल्यूम की हेल्प से आप रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड कैसे करोगे। आज के एक्सपेरिमेंट में हम ये सीखेंगे। तो रेट ऑफ रिएक्शन मतलब स्पीड ऑफ रिएक्शन। आप फाइंड कर सकते हो किसी भी गैस का कितना वॉल्यूम प्रोड्यूस हो रहा है उसकी हेल्प से। कैसे फाइंड आउट करेंगे, इस चीज को अंडरस्टैंड करने के लिए सबसे पहले आपको कुछ बातें पता होनी चाहिए जो कि आप थ्योरी में भी पढ़ चुके हो। तो प्रिंसिपल में सबसे पहला पॉइंट हमारे पास क्या लिखा हुआ है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है। तो रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला आप लोग फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ के आए हो कि रेट बेसिकली क्या होता है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम, के वक्त के साथ साथ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में कितना चेंज आ रहा है या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में कितना चेंज आ रहा है, इसको हम रेट ऑफ रिएक्शन या स्पीड ऑफ रिएक्शन कह सकते हैं। अब जो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है ना, इसका मतलब ये होगा कि जब आप रिएक्शन स्टार्ट करोगे तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी विद द पैसेज ऑफ टाइम। जैसे जैसे टाइम गुजरेगा तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होगी और ज्यादा किसकी होगी, प्रोडक्ट की। तो एक ही बात है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में डिक्रीज को आप चेक कर लो या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में इंक्रीज को चेक कर लो, लेकिन ये पर यूनिट टाइम चेक करना है। पर यूनिट टाइम का मतलब कि पर सेकंड के अंदर कितना कंसंट्रेशन में चेंज आया। तो ये हमारे पास क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन। अब जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसको हम मेजर कर सकते हैं, जैसे कि जो हमारा एक्सपेरिमेंट है उसकी हेडिंग से हमें पता चल रहा है कि वॉल्यूम गैस का जो प्रोड्यूस होगा उसकी हेल्प से आप रेट ऑफ रिएक्शन कैसे फाइंड आउट करोगे। तो ये सेकंड पॉइंट यही लिखा हुआ है कि इट कैन बी मतलब रेट ऑफ रिएक्शन कैन बी मेजर्ड बाय वॉल्यूम ऑफ गैस प्रोड्यूस्ड ओवर टाइम, कि वक्त के साथ साथ किसी भी रिएक्शन के दौरान कितनी गैस प्रोड्यूस हो रही है उस गैस का वॉल्यूम मेजर करके हम रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इसमें एक एग्जांपल हमें दी गई है कि किस तरह से आप कोई रिएक्शन परफॉर्म करके उसमें वो रिएक्शन ऐसा होना चाहिए जिसमें गैस प्रोड्यूस हो और उसमें आप गैस का वॉल्यूम फाइंड आउट करके रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड कैसे करोगे। तो सिंपली हमारे पास एक एग्जांपल है जिसमें जिंक जो कि एक मेटल है उसका रिएक्शन HCl जो कि एसिड है इसके साथ किया हुआ है। तो ये बात आपको मैं पहले भी कई दफा बता चुका हूं कि जिंक जो मेटल है ये इन H को रिप्लेस करेगा HCl के अंदर। मतलब ये हुआ कि हाइड्रोजन हट जाएंगे, उसकी जगह जिंक आ जाएगा तो ZnCl2 बनेगा, क्योंकि जिंक के ऊपर +2 चार्ज है, क्लोरीन पे -1 चार्ज है। तो आपने चार्जेस को बैलेंस करने के लिए एक जिंक को 2 क्लोरीन के साथ जोड़ दिया, ये साल्ट बन गया और यहां से 2 हाइड्रोजन जो कि गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो ये गैस प्रोड्यूस हुई है ड्यूरिंग दिस रिएक्शन। तो मैंने भी आपको बताया था कोई ऐसा रिएक्शन हम करेंगे जिसमें कोई गैस प्रोड्यूस हो, यहां पे हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही है, इसका वॉल्यूम हम वक्त के साथ साथ फाइंड आउट करते रहेंगे। फॉर एग्जांपल आपने पहले 10, चलो इस टेबल को कंसिडर कर लेते हैं जिससे आपको ये थोड़ा सा आसानी के साथ समझ आ जाएगा। जैसे हमने कोई एक्सपेरिमेंट किया जिसमें जिंक और HCl का रिएक्शन करके हमने हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस की, तो 10 सेकंड बाद हमने नोट किया, ये टाइम दिया हुआ है इधर इस कॉलम में, आपको क्या दिया हुआ है, टाइम। तो 10 सेकंड के बाद जो H2 का वॉल्यूम प्रोड्यूस हुआ ना वो 12 सेंटीमीटर क्यूब प्रोड्यूस हुआ। 20 सेकंड के बाद 20 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम प्रोड्यूस हो गया। 30 सेकंड के बाद 27 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम प्रोड्यूस हो गया। इसी तरह से डिफरेंट टाइम इंटरवल में डिफरेंट अमाउंट या वॉल्यूम ऑफ गैस प्रोड्यूस हुई है, जो कि हमने एक्सपेरिमेंट के दौरान ये डाटा कलेक्ट किया है। तो आप खुद देख सकते हो टाइम डिफरेंट है तो डिफरेंट टाइम के साथ वॉल्यूम ऑफ H2 कितना प्रोड्यूस हुआ वो हमारे पास डाटा गिवन है। इसको फर्दर डिटेल में देखते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, इसी वॉल्यूम की हेल्प से रेट ऑफ रिएक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये अगला पॉइंट इसी टेबल से रिलेटेड लिखा हुआ है, बाय मेजरिंग H2 मतलब H2 का वॉल्यूम मेजर करके एट डिफरेंट टाइम है, 10 सेकंड पे मेजर किया, 20 पे मेजर किया, 30 पे, 40 पे, 50 पे, डिफरेंट टाइम पे आपने H2 का वॉल्यूम जो प्रोड्यूस हुआ वो फाइंड आउट किया। वी डिटरमाइन रिएक्शन रेट, मतलब इसी वॉल्यूम की हेल्प से आप रेट ऑफ रिएक्शन को फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये मैंने बात पहले ही आपको बता दी थी ड्यूरिंग जब हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट
का एक्सपेरिमेंट की जो हेडिंग है उसको मैंने पढ़ा कि वॉल्यूम ऑफ गैस कितनी प्रोड्यूस हुई है, इस वॉल्यूम की हेल्प से रेट ऑफ रिएक्शन हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन वो कैसे फाइंड आउट करेंगे कि ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट डिफरेंट टाइम पे आप वॉल्यूम ऑफ H2 या कोई भी गैस जो आप रिएक्शन करते हो उसमें जो कोई भी गैस प्रोड्यूस होती है उसका वॉल्यूम मेजर करके रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए जो हमें ऑपरेटर्स रिक्वायर्ड है वो क्या है, कॉनिकल फ्लास्क, ये आपको यहां डायग्राम में नजर आ रही है, ये कॉनिकल फ्लास्क है। फिर मेजरिंग सिलेंडर, ये आपको नजर आ रही है मेजरिंग सिलेंडर, यहां मैंने मेंशन भी किया हुआ है। फिर स्टॉप वॉच, यहां वो मैंने नहीं ड्रॉ की, लेकिन आपको स्टॉप वॉच इसलिए रिक्वायर्ड है कि 10 सेकंड आपने 10 सेकंड बाद आपने देखा कि भाई इतना वॉल्यूम है, फिर 20 के बाद, तो ये टाइम नोट करने के लिए हमें स्टॉप वॉच चाहिए। फिर डिलीवरी ट्यूब, ये जो ट्यूब आपको नजर आ रही है पाइप की तरह, ये बेसिकली डिलीवरी ट्यूब है। फिर बीहाइव शेल्फ, ये आपके पास ये नजर आ रहा है और इसको हमने यहां लगाया हुआ है। ये जो पोर्शन है ये क्या है आपके पास, ये आपके पास बीहाइव शेल्फ है। इसका काम बेसिकली ये होता है कि यहां से इसकी ओपनिंग होती है जिसमें हम क्या एडजस्ट करते हैं, डिलीवरी ट्यूब को, ये डिलीवरी ट्यूब को यहां एडजस्ट करते हैं। ऊपर से एक इसमें होल होता है और इस होल के ऊपर आप ये मेजरिंग सिलेंडर रखते हो ताकि जो गैस के बबल्स हैं वो यहां से ऊपर जा सके, इसका ये काम होता है। फिर थर्मामीटर टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं। फिर बैलेंस मतलब वेट मेजर करने के लिए, क्योंकि जिंक का स्पेसिफिक वेट हमें चाहिए, मैथ चाहिए। फिर फनल हमें रिक्वायर्ड होती है। तो ये हमारे पास फनल भी आप लोगों ने कई दफा पढ़ी है। फनल का क्या यूज होता है कि अगर आपने ये जो कॉनिकल फ्लास्क है इसके अंदर आपने एसिड डालना होता है ना, ऐड करना होता है, तो इस फनल के अंदर अगर आप कॉनिकल फ्लास्क में अगर आपने एसिड ऐड करना है तो किसकी हेल्प से करोगे, फनल की हेल्प से। तो फनल आप लोगों ने पहले भी उसकी डायग्राम भी कई दफा देखी है। तो ये हमें चाहिए ऑपरेटर्स। अब जो केमिकल रिक्वायर्ड है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड चाहिए, जो कि हम इस कॉनिकल फ्लास्क के अंदर हम यहां पे ऐड करते हैं। तो ये बेसिकली जो वॉल्यूम आपको नजर आ रहा है ना, ये जो लिक्विड है ये बेसिकली आपके पास HCl है। क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब इसकी मोलैरिटी ना हम डिफरेंट ले सकते हैं, डिफरेंट कंसंट्रेशन ले सकते हैं, डिफरेंट मोलैरिटी ले सकते हैं। तो 0.5 भी आप इसकी कंसंट्रेशन रख सकते हो, 1 मोलर कंसंट्रेशन रख सकते हो, 1.5 मोलर कंसंट्रेशन रख सकते हो। तो ये डिफरेंट कंसंट्रेशन के साथ हम ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं। अब इसमें प्रोसीजर क्या होगा, सिंपली मैं आपको ओवरऑल यहां बता देता हूं, फिर इसको रीड आउट भी कर लेते हैं या साथ साथ रीड आउट कर लेते हैं और साथ साथ डायग्राम की हेल्प से इसको अंडरस्टैंड भी कर लेते हैं। सबसे पहले आपने ऑपरेटर्स को सेट करना है। तो इधर यही बात लिखी हुई है, सेट अप ऑपरेटर्स टू कलेक्ट H2 गैस इन मेजरिंग सिलेंडर। बेसिकली होता यह है कि ये आपके पास क्या है, कॉनिकल फ्लास्क, इसके अंदर आपने HCl ऐड करना है और यहां डिलीवरी ट्यूब लगा दी। या आपके पास कोई बीकर है या कोई भी आपके पास टप है, कोई भी बर्तन हो सकता है जिसमें आपने ना वाटर यहां तक फिल किया हुआ है। अब आपने क्या करना है, ये जो मेजरिंग सिलेंडर है इसको भी वाटर के साथ फिल करके ना इसको उल्टा रख देना है, सीधा नहीं रखना, उल्टा रखना है। और साथ यहां पे आपके पास क्या है, बीहाइव शेल्फ, ये वाली चीज यहां एडजस्ट हमने की हुई है ताकि यहां से बबल्स ऊपर आसानी के साथ जा सके। अब ये हमारे पास ऑपरेटर सेट हो गया है और इसमें कुछ भी नहीं है। तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है कि आपने ऑपरेटर सेट करना है। फिर क्या कहता है, टेक 20 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ HCl ऑफ नॉन कंसंट्रेशन इन अ फ्लास्क। देखो यहां पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमने कहा कि डिफरेंट कंसंट्रेशन वाला हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज करेंगे, तो वो यहां भी यही कह रहा है कि 20 सेंटीमीटर क्यूब, ये वाला एसिड ले लो, ये वाला ले लो, ये वाला, उसका वॉल्यूम आप मेजरिंग सिलेंडर की हेल्प से मेजर करके 25 सेंटीमीटर क्यूब आपने इस कॉनिकल फ्लास्क में ऐड कर देना है। सिंपल दूसरे पॉइंट में यही बात लिखी गई है, टेक 25 सेंटीमीटर क्यूब HCl ऑफ नॉन कंसंट्रेशन। नॉन कंसंट्रेशन का मतलब है कि आपको कंसंट्रेशन पता होनी चाहिए एसिड की जो आप यूज कर रहे हो कि वो 0.5 मोलर है या 1 मोलर है या 1.5 मोलर है। फिर थर्ड नंबर पे वेट 20 ग्राम, अराउंड अबाउट 20 ग्राम जिंक ग्रैनुअल्स। तो फिजिकल बैलेंस की हेल्प से आप क्या करोगे, 20 ग्राम ऑफ जिंक, उसके ग्रैनुअल्स छोटे छोटे दानों की फॉर्म में आप जिंक मेजर करोगे। ये आपके पास थर्ड नंबर पे। रिकॉर्ड इनिशियल टेम्परेचर, इसका इनिशियल टेम्परेचर रिकॉर्ड करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, जो जिंक के ग्रैनुअल्स हैं 20 ग्राम जो ऑलमोस्ट है वो हमने इसमें ऐड करके, यहां कॉर्क लगा होता है वो उसको यहां लगा देना है ताकि जो गैस है वो बाहर ना जाए, वो इस पाइप, डिलीवरी पाइप के थ्रू यहां पे चली जाए। तो हमने क्या करना है, ये ग्रैनुअल ऐड करने हैं और ऊपर से इसको क्या कर देना, बंद करना है विद हेल्प ऑफ कॉर्क। यहां से आपने बंद कर दिया और आपने फिर जो स्टॉप वॉच है वो स्टार्ट कर देनी है ताकि टाइम आप लोग नोट कर सको। तो
पॉइंट नंबर 5 देखो, एड जिंक टू एसिड। इस यहां क्योंकि एसिड था HCl, इसमें आपने क्या ऐड किया, 20 ग्राम जिंक ग्रैनुअल्स। फिर ऊपर से आपने कॉर्क की हेल्प से इसको क्या कर दिया, क्लोज फ्लास्क, इस फ्लास्क को क्लोज कर दिया विद द हेल्प ऑफ कॉर्क। फिर क्या करना है, आपने स्टॉप वॉच को स्टार्ट कर देना है, टाइम नोट करना स्टार्ट कर देना है। टाइम पहले कितना था, 0। अब वक्त के साथ साथ आपने यहां जो वॉल्यूम प्रोड्यूस होगा वो कैसे नोट करना है वो भी मैं आपको बता देता हूं। फिर क्या कह रहा है, रिकॉर्ड वॉल्यूम ऑफ H2 एवरी 10 सेकंड। 10 सेकंड के बाद आप टाइम 10 सेकंड के बाद आप वॉल्यूम नोट करना शुरू कर दो। तो हमने इस तरीके से वॉल्यूम नोट किया। यहां थोड़ा सा हमने गैप लिया, 60 के बाद 80 और 80 से 100, क्योंकि बाद में रेट ऑफ रिएक्शन बड़ा स्लो हो जाता है, तो इसलिए हम टाइम थोड़ा ज्यादा डिफरेंस रख लेते हैं। पहले देखो ना, 10 के बाद 20, 20 के बाद 30, 30, 40, 50, मतलब 10 का गैप रखा हुआ है। लेकिन 60 से 80 क्यों जा रहे हैं, क्योंकि इसके बाद रेट ऑफ रिएक्शन बहुत स्लो हो जाता है। ये ग्राफ की हेल्प से भी आपको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। अब देखो, जब यहां जिंक और HCl के अंदर हम जिंक ऐड करेंगे ना, तो यहां से बबल्स किसके, H2 के बनना शुरू हो जाएंगे। वो यहां से ट्रेवल करते 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 यहां आएंगे। अब ये जो आपके पास मेजरिंग सिलेंडर है ना, इसको आपने वाटर से फिल करके ना, सपोज करो यहां तक फिल किया हुआ था, या चलो यहां तक फिल किया हमने, ये आपकी मर्जी है, इसको कंप्लीट फुल कर लो, लेकिन इन्वर्टेड फॉर्म में आपने रखना है, उल्टा रखना है, और या इसको यहां तक फिल कर लो। फिल करके जब आप यहां रखोगे और यहां से बबल्स जाना शुरू होंगे ना, तो ये जो वॉल्यूम है ना H का, यहां ऊपर ना इसका वॉल्यूम मेंशन होता है। फॉर एग्जांपल यहां लिखा हुआ है 2 सेंटीमीटर क्यूब। सपोज दैट जब रिएक्शन स्टार्ट होगा ना, तो इसका वॉल्यूम नीचे आएगा, क्योंकि बबल्स ऊपर जाएंगे ना, तो वाटर का लेवल नीचे की तरफ आएगा। सपोज करो यहां तक वाटर का लेवल आ गया और ऊपर गैस चली गई, क्योंकि उसकी डेंसिटी कम होती है। ये आपके पास आ गया 3 सेंटीमीटर क्यूब। इन दोनों का डिफरेंस ले लेना है। तो यहां पे आपके पास 1 सेंटीमीटर क्यूब का डिफरेंस आया, और वो वॉल्यूम आपने नोट कर लेना है। कितने टाइम बाद आपने ये नोट किया, अगर 10 सेकंड बाद नोट किया तो डिफरेंस आया जी 12 सेंटीमीटर क्यूब। इट्स मीन कि जो वॉल्यूम H2 का प्रोड्यूस हुआ है वो 12 सेंटीमीटर क्यूब प्रोड्यूस हुआ है। तो यहां से आपने वॉल्यूम नोट कर लेना है। मैंने एग्जांपल दिया है 2 से 3, तो ये 1 सेंटीमीटर क्यूब का चेंज है, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब यहां आ जाएगा जितने टाइम बाद मैंने मेजर किया। लेकिन ये आपने मेरे पास जो बुक है उसके अंदर ये डाटा दिया हुआ है, तो उसकी हेल्प से मैंने ग्राफ भी बनाया है, और इसी को हम कंसिडर करके इस एक्सपेरिमेंट को अंडरस्टैंड करते हैं। अदरवाइज अगर आप रियल में एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, तो यहां जो भी वॉल्यूम में चेंज आएगा वो आप यहां लिखते जाओगे। सपोज दैट कि 10 सेकंड बाद 12 सेंटीमीटर क्यूब यहां पता चला कि हाइड्रोजन गैस की प्रोडक्शन हुई है। फिर 10 सेकंड और गुजर गए, 20 सेकंड बाद 20 सेंटीमीटर क्यूब में चेंज आया, ये आपके पास डाटा आ गया। तो रिकॉर्ड वॉल्यूम ऑफ H2 एवरी 10 सेकंड। तो हर 10 सेकंड के बाद आपने स्टॉप वॉच की हेल्प से टाइम नोट किया, और साथ साथ वॉल्यूम मेजर करते गए। और वॉल्यूम कैसे मेजर करेंगे, क्योंकि सिलेंडर के ऊपर लेबलिंग हुई होती है, वॉल्यूम आप वहां से मेजर कर सकते हो। फिर कहता है कंटिन्यू अंटिल गैस प्रोडक्शन स्टॉप। ये अपने रिएक्शन तब तक जारी रखना है जब तक यहां बबल्स, यहां क्योंकि बबल्स आपको बनते हुए नजर आएंगे, मूवमेंट शो होगी, बबल्स ऊपर जाते हुए नजर आएंगे, तो तब तक ये रिएक्शन करना है जब तक बबल्स बनना बंद ना हो जाए। फिर कहते हैं रिपीट एक्सपेरिमेंट विद डिफरेंट एसिड कंसंट्रेशन। फॉर एग्जांपल आपने पहले जो एसिड यहां लिया था वो लिया था 0.5 मोलर सिंपली। अब आप वो कह रहा है कि दोबारा से ये एक्सपेरिमेंट करो, लेकिन यहां जो एसिड लो ना वो 1 मोलर ले लो। फिर थर्ड टाइम फिर एक्सपेरिमेंट करो और HCl वो लो जिसकी कंसंट्रेशन 1.5 मोलर है। तो डिफरेंट कंसंट्रेशन के साथ आपने ये रिएक्शन परफॉर्म करना है। रिपीट एक्सपेरिमेंट विद डिफरेंट एसिड कंसंट्रेशन, इसका ये मतलब है। फिर आपने जो डाटा आएगा ना, वॉल्यूम भी मेजर कर लिया, टाइम के साथ साथ वॉल्यूम मेजर कर लिया, ये डाटा हमारे पास आ गया। इसकी हेल्प से हमने ग्राफ प्लॉट करना है, और जो ग्राफ हम बनाएंगे वॉल्यूम ऑफ H2 वर्सेस टाइम। यहां आपके पास क्या दिया हुआ है, टाइम, और यहां क्या दिया हुआ है, H2 का वॉल्यूम। y एक्सिस पे वॉल्यूम और x एक्सिस पे टाइम, इनके दरमियान आपने ग्राफ ड्रॉ करना है। इनिशियल स्लोप ऑफ ग्राफ रेट ऑफ रिएक्शन, जो इनिशियल स्लोप है ना ये लिखा हुआ है। इनिशियल स्लोप, ये जो हाइट है शुरू वाली, ये बेसिकली रेट ऑफ रिएक्शन मतलब स्पीड ऑफ रिएक्शन को रिप्रेजेंट करेगी। अब ये मैंने ग्राफ कैसे ड्रॉ किया है इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। अब आप देखो ना, ये पॉइंट मैंने इधर कैसे लगाया। अब यहां सपोज दैट के हमने 0 टाइम कंसिडर किया हुआ है, और यहां वॉल्यूम 0 कंसिडर किया हुआ है, तो 0 टाइम पे 0 वॉल्यूम था, ये मैंने ग्राफ यूं एक्सटेंड कर दिया। फिर 10 सेकंड जब गुजरे, तो 10 सेकंड इन 0 और 10 के दरमियान राउंड अबाउट आता है, तो ये मेरे पास 10 सेकंड ऑलमोस्ट यहां पे आ रहे। तो मैं इस ग्राफ को ऊपर एक्सटेंड करूंगा, और कहां तक एक्सटेंड करूंगा,
वॉल्यूम कितना लेके जाना है 12 और ये 10 लिखा हुआ है, तो 12 ऑलमोस्ट यहां तक बनता है। तो इस ग्राफ को मैं इधर एक्सटेंड करूंगा और इस ग्राफ को इधर एक्सटेंड करूंगा, तो पॉइंट ये वाला हमारे पास जहां पे ये दोनों लाइनें मैच करेंगी ना, वहां पे आपने ये सर्कल लगा देना, डॉट लगा देना। सेम 20 सेकंड पे वॉल्यूम कितना था 20, ये 20 सेकंड है। मैंने इस ग्राफ को एक्सटेंड किया, ये 20 सेकंड और ये 20 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम, ये दोनों लाइनें यहां कोलाइड कर रही हैं, तो इसलिए मैंने ये यहां डॉट लगाया हुआ है। ठीक है, ये जो डॉट लगाया हुआ है या ये जो सर्कल है, ये बेसिकली इंडिकेट कर रहा है इस पॉइंट को कि वॉल्यूम 20 सेंटीमीटर क्यूब था, क्योंकि जब आप जाओगे ना वाई एक्सिस की तरफ अलोंग एक्स एक्सिस, तो 20 सेंटीमीटर क्यूब H2 की फॉर्मेशन हुई है आफ्टर 20 सेकेंड। सेम इसी तरह से अब थर्ड पे आ जाओ, 30 सेकेंड जो कि यहां पे बनते हैं, आफ्टर 30 सेकेंड, ये अगर आप इसको एक्सटेंड करोगे ना, तो ये यहां आ रहा है 30 सेकेंड। टाइम कितना गुजर गया 30 सेकेंड, और इस पे वॉल्यूम कितना है, जब इसको मैं यूं एक्सटेंड करूंगा तो 30 सेकेंड पे जो वॉल्यूम हमें नजर आ रहा है राउंड अबाउट, क्योंकि यहाँ 25 है तो यहाँ 27 होगा, ये 27 वॉल्यूम आ जाएगा। सेम इसी तरह से आगे ग्राफ को एक्सटेंड करते जाओ, तो एक चीज नोट करो कि जैसे जैसे हम यहां से शुरू करते हैं तो टाइम थोड़ा थोड़ा गुजर रहा है, लेकिन जो वॉल्यूम में चेंज आ रहा है वो बड़ी तेजी के साथ आ रहा है, मतलब ग्राफ बड़ी तेजी के साथ ऊपर जा रहा है। लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है तो ग्राफ की हाइट कम हो रही है। ये क्या हो रहा है, पैरेलल हो रहा है टू एक्स एक्सिस। किसकी बात कर रहा हूं, इस ग्राफ की बात कर रहा हूं, जिसका मतलब ये होगा कि शुरू में रेट ऑफ रिएक्शन बड़ा तेज होगा और बाद में स्लो होता जाएगा, जो कि आपको यहां भी नजर आ रहा है। तो देखो, अगर नोट करो ना, आफ्टर 80 सेकेंड कंसिडर जो वॉल्यूम आप H2 था वो 42 सेंटीमीटर क्यूब था। 100 के बाद कितना हुआ, देखो 20 का गैप यहां पे आया है, लेकिन यहां कितना गैप आया 1 का। 100 के बाद और इवन 100 के बाद दोबारा 20 सेकंड और गुजर गए, वॉल्यूम फिर वही रहा। इट्स मीन के आफ्टर 100 सेकंड जो वॉल्यूम की फॉर्मेशन है ना, या ये सॉरी H2 गैस की फॉर्मेशन या इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ H2 वो चेंज होना बंद हो गया, वो इंक्रीज नहीं हो रहा। इट्स मीन कि रिएक्शन स्टॉप हो चुका है, यहां बबल्स बनना रुक जाएंगे। कब बोला, आफ्टर 100 सेकंड, क्योंकि वॉल्यूम कितना था 23 सेंटीमीटर क्यूब, और 120 के बाद कितना था 43। सेम वॉल्यूम वही रहा, टाइम बढ़ाते जा रहे हैं लेकिन वॉल्यूम वही रहता जा रहा है। सेम मैं टाइम और ज्यादा करूं तो ये बिल्कुल स्ट्रेट जाएगा। इट्स मीन कि रिएक्शन स्टॉप हो चुका है। तो इस तरह से आपने ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके वॉल्यूम को मेजर किया। जब आप वॉल्यूम मेजर करोगे ना, इसकी रिस्पेक्ट से आप क्या फाइंड कर सकते हो, रेट ऑफ रिएक्शन। अब जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो बेसिकली क्या होता है कि आपके पास कोई भी प्रोडक्ट, इसकी कितनी कंसंट्रेशन बनी है और इसका कितना टाइम गुजरा है, तो बेसिकली आप इसकी हेल्प से क्या फाइंड आउट कर सकते हो, रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन का ये भी फॉर्मूला है। तो इस तरह से आप किसी भी रिएक्शन को परफॉर्म करके रेट ऑफ रिएक्शन को फाइंड आउट कर सकते हो। लेकिन अब वो ऐसा रिएक्शन होना चाहिए कि जिसमें कोई गैस प्रोड्यूस हो रही है, तो गैस का वॉल्यूम मेजर करके आप उस वॉल्यूम की हेल्प से रेट ऑफ रिएक्शन या स्पीड ऑफ रिएक्शन को फाइंड आउट कर सकते हो। तो अब रेट ऑफ रिएक्शन अगर आप लोगों ने फाइंड करना है तो सिंपली आप लोगों ने वैसे ये भी पढ़ा हुआ कि फॉर एग्जांपल रेट ऑफ रिएक्शन, एक और चीज कि रेट ऑफ रिएक्शन विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंज हो रहा है। आफ्टर 20 सेकंड रेट ऑफ रिएक्शन कुछ और होगा, आफ्टर 40 सेकंड रेट ऑफ रिएक्शन कुछ और होगा, आफ्टर 60 सेकंड रेट ऑफ रिएक्शन कुछ और होगा। लेकिन शुरू में रेट ऑफ रिएक्शन बड़ा ज्यादा होगा और बाद में ऐसा ऐसा रेट ऑफ रिएक्शन कम होता जाएगा, और एक टाइम आएगा जब रेट ऑफ रिएक्शन वो सेम हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। और वो कब है, इस डेटा के अकॉर्डिंग आफ्टर 100 सेकेंड। सिंपली ये आपके पास क्या यहां से आ जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन। अगर आपने रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करना है ना, तो ये फॉर्मूला पुट करना है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। टाइम के साथ साथ कितना चेंज आया, तो मैं एक जगह आपको रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करके दे देता हूं, उसके बाद बाकी आप बेशक खुद फाइंड कर लेना। सपोज करो कि मैं ना इस जगह पे आफ्टर 20 सेकेंड या जहां पे आप फाइंड आउट करना चाहते हो आप फाइंड आउट कर सकते हो। सपोज करो मैंने 20 सेकेंड पे रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करना है, या इधर कर लेते हैं 30 सेकंड पे, तो आपने यहां क्या ड्रा करना है, एक टेंजेंट ड्रा करना है। टेंजेंट का मतलब होता है कि आपके ये जो पॉइंट है ना, उसको एक लाइन ऐसी ड्रा करनी है जो एक जगह पे टच करे। तो मैं सपोज कर लो कि ये मेरे पास टेंजेंट है, ये मैंने टेंजेंट ड्रा कर दिया। अब ये यहां पे कोलाइड कर रहा है, कहां पे, टाइम कितना है 10, और इसको मैं अपनी मर्जी से एक्सटेंड कर सकता हूं। चलो मैंने इसको यहां तक एक्सटेंड किया, तो मैं क्या करूंगा, यहां तक जब लाइन मैंने ड्रॉ की ना, तो इसको मैं क्या कर लूंगा, ट्रायंगल बना लूंगा।
इधर भी एक्सटेंड कर दूंगा और यहां से भी इसको एक्सटेंड कर दूंगा, ये ट्रायंगल बन गई। अब आपने क्या करना है, रेट ऑफ रिएक्शन वाला फॉर्मूला पुट करना है। यहां पे ये एंड यहां पे लाइन हो रही थी, तो आप ना यहां इसको फर्दर एक्सटेंड कर लो। अब ये टाइम कितना है आपके पास, टाइम ऑलमोस्ट मेरे पास आ रहा है जी 42 सेकंड, मैं सपोज कर लेता हूं। तो यहां डिनोमिनेटर में आप क्या लिखोगे, 42, टाइम की बात कर रहा हूं, टाइम डिनोमिनेटर में लिखेंगे। तो ये अगर इसको एक्सटेंड करोगे तो 42 सेकंड है, 42 सेकंड, और यहां एक्सटेंड करके ये ग्राफ कहां तक जा रहा है, जीरो तक, बेशक यहां जीरो तक कंसिडर कर लो। तो ओवरऑल 40 माइनस जीरो वो आपके पास जीरो आ जाएगा, ठीक है। तो जीरो टाइम आपके पास गुजरा हुआ है, सॉरी 40 सेकंड गुजर गए, 40 माइनस जीरो, ये आपके पास 42 सेकंड गुजर गए। अब जो कंसंट्रेशन में चेंज है वो कितना है, ये आप ग्राफ को एक्सटेंड करोगे तो ये ऑलमोस्ट मेरे पास बन रही है कोई 34 वॉल्यूम बन रहा है। कितना बन रहा है, 34 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम। तो 34 माइनस ये नीचे कितना आ रहा है 10, तो 10 मैं माइनस कर दूंगा तो ये मेरे पास आ जाएगा 24 डिवाइडेड बाय 42। इसको डिवाइड करूंगा, जो आंसर आएगा वो बेसिकली मेरे पास रेट ऑफ रिएक्शन होगा। तो इस तरह से आप ये टेंजेंट ड्रा करके फिर ट्रायंगल ड्रा करके रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट कर सकते हो। अभी जो 10th क्लास की बुक है उसके अंदर ये प्रॉपर इस तरह का आपको क्वेश्चन भी दिया गया है कि किस तरह से आप रेट ऑफ रिएक्शन को फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये ग्राफ भी आपको फुली एक्सप्लेन करता है कि किस तरह से आप रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करते हो। अब सिंपल मैं एक दफा इसमें मेन चीज आपको ये बता देता हूं कि हमने क्या किया इस पूरे एक्सपेरिमेंट के अंदर, कि हमने कोई ऐसा रिएक्शन परफॉर्म किया जिसमें कोई गैस प्रोड्यूस हो रही थी, उस गैस का वॉल्यूम नोट करके हमने रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट किया। तो ये एक्सपेरिमेंट जस्ट हमें क्या करके देगा, किसी भी गैस की प्रोडक्शन हम करके रेट ऑफ रिएक्शन को फाइंड आउट कैसे करेंगे, ये एक्सपेरिमेंट हमारा इससे रिलेटेड है। अच्छा, अभी मैं थोड़ा साइड पे हुआ था, तो आप लोगों ने अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट भी यहां से ले सकते हो। अभी थोड़ा मैं साइड पे हुआ था। अच्छा, अब इसके बाद ना हमारे पास इस एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड आपको पता है मैंने हर एक्सपेरिमेंट के एंड पे ऑलमोस्ट सारों में ही मैंने क्वेश्चन लिखे हैं कि किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे पीबीए के पेपर में। तो 4 क्वेश्चन यहां मैंने लिखे हैं, सारों का एक एक नंबर है, क्योंकि ये वाला जो एक्सपेरिमेंट है ये सेक्शन बी, पेपर के सेक्शन बी से रिलेट कर रहा है। मतलब इस एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आपका सेक्शन बी के अंदर आएगा। तो वो सेक्शन बी में आपके जो क्वेश्चन है वो 4 नंबर के हैं, और 4 नंबर फर्दर डिवाइड हुए हैं 1 या 2 नंबर के पार्ट्स के अंदर। तो आपको इस तरह का 4 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है और 4 फर्दर उसके पार्ट्स हैं। ये 3 हो सकते हैं डिफरेंट, आपके पास ये क्वेश्चन हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। तो जैसे यहाँ 4 क्वेश्चन है, तो इसमें बेसिकली आपसे इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि नेम द गैस प्रोड्यूस व्हेन HCl रिएक्ट विद जिंक। तो हमने देखा कि जब HCl और जिंक रिएक्ट करते हैं तो कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है, वो हमसे पूछ रहे हैं। तो वो हमने देखा कि H2 गैस प्रोड्यूस होती है। ये वाला रिएक्शन आपने पढ़ा, जिंक और HCl का जब रिएक्शन होगा, तो ये बात आप लोगों ने कई दफा पढ़ी है, जब भी कोई एसिड मेटल के साथ, और इवन कोई सा एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है, किसी भी मेटल के साथ हाइड्रोजन गैस की फॉर्मेशन होती है। तो वो हमसे पूछ रहा है कि कौन सी गैस की फॉर्मेशन होगी, तो हाइड्रोजन गैस बनेगी। जस्ट आपने इतना आंसर लिखना है, आपको 1 नंबर मिल जाएगा। फिर सेकंड क्वेश्चन क्या आपके पास, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन बिटवीन HCl एंड जिंक। ये बात भी हमने डिस्कस की हुई है कि जिंक जो है वो जब HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो जिंक मेटल है वो HCl में से हाइड्रोजन को रिप्लेस करके उसकी जगह खुद आ जाएगा और साल्ट की फॉर्मेशन करेगा, और यहां से 2 हाइड्रोजन आपस में कंबाइन होकर हाइड्रोजन गैस की फॉर्मेशन करेंगे। तो ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन आपने लिखी अगर, तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा। फिर इसी तरह से सी पार्ट, एक्सप्लेन व्हाई द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ HCl इज इंक्रीज। आपको पता है कि यहां जो हमने एसिड यूज किया ना, उसकी कंसंट्रेशन हम डिफरेंट रख के एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक दफा हमने कितनी रखी, 0.5 मोलर, एक दफा 1 मोलर और एक दफा 1.5। तो जब HCl की कंसंट्रेशन आप ज्यादा करते हो, मोर कंसंट्रेटेड एसिड लेते हो, तो उससे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है, स्पीड ऑफ रिएक्शन बढ़ता है। अब वो पूछ रहा है क्यों बढ़ता है, व्हाई द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ HCl इज इंक्रीज। उसकी रीजन ये होती है कि जब आप कंसंट्रेटेड एसिड लेते हो तो कंसंट्रेटेड एसिड के अंदर जो H+ आयंस होते हैं ये बहुत ज्यादा होते हैं। जब H+ आयन ज्यादा होंगे तो वो ज्यादा HCl जो H है
उसको रिप्लेस कौन करेगा, यहां वाला जो मेटल है। तो और जो कुलियन होती है रिएक्टेंट की वो भी ज्यादा होगी। तो सिंपली जब HCl की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो ज्यादा HCl ज्यादा जिंक के साथ रिएक्ट करेंगे और रेट ऑफ रिएक्शन और स्पीड ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगी। उसकी रीजन ये होगी कि जब H प्लस आयन ज्यादा होंगे मतलब HCl की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो पर यूनिट टाइम HCl जिंक के साथ ज्यादा रिएक्ट करेंगे, तो जाहिर सी बात है रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। तो क्या लिखा हुआ है, इंक्रीज द एसिड कंसंट्रेशन इंक्रीज द नंबर ऑफ H प्लस आयन। H प्लस आयन बढ़ जाते हैं पर यूनिट टाइम, आयन पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर HCl की कंसंट्रेशन बढ़ गई। जैसे सिंपल मैंने यहां एग्जांपल दी ना कि 0.5 मोलर HCl, अब 0.5 मोलर के अंदर इट्स मीन के देयर आर 0.5 मोल इन 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। अगर यहां पे मैं 1 मोलर HCl सॉल्यूशन लेता हूं तो इट्स मीन के 1 डेसीमीटर क्यूब के अंदर 1 मोल्स HCl के प्रेजेंट है। और अगर 1.5 मोलर लेता हूं इट्स मीन के 1 डेसीमीटर क्यूब के अंदर 1.5 मोल्स हैं। तो आप देखो यहां भी 1 डेसीमीटर क्यूब, यहां भी 1 डेसीमीटर क्यूब, यहां भी 1 डेसीमीटर क्यूब, वॉल्यूम सेम है लेकिन मोल्स क्या है, कम है। यहां पे कम है, यहां पे ज्यादा है और यहां पे और ज्यादा है। तो नंबर्स ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम ज्यादा होंगे, उससे क्या होगा, लीडिंग टू मोर फ्रीक्वेंट इफेक्टिव कुलियन। इससे इफेक्टिव कुलियन ज्यादा होगी। इफेक्टिव कुलियन का मतलब यह है कि HCl और जिंक ज्यादा आपस में कोलाइड करेंगे और इफेक्टिव कुलियन का मतलब इस तरह से कुलियन होगी कि रिएक्शन प्रोसीड होगा, रिएक्शन होगा। समटाइम ऐसे होता है कि इफेक्टिव कुलियन नहीं होती, मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन करते हैं, कोलाइड करते हैं लेकिन रिएक्शन नहीं करते। इफेक्टिव कुलियन का मतलब ये है कि कोलाइड भी हो और इस तरह से कोलाइड हो कि वो आपस में रिएक्ट कर जाए। रिएक्ट जब करेंगे तो हाइड्रोजन गैस बनेगी, तो इससे आपका रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो बढ़ जाएगा। तो कुलियन बढ़ी तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ा एंड हेंस अ फास्टर रेट ऑफ रिएक्शन। इस वजह से रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा वो ज्यादा होगा। तो HCl की कंसंट्रेशन बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा, स्पीड ऑफ रिएक्शन ज्यादा हो जाएगी। फिर कहता है व्हाट टाइप ऑफ ग्राफ इज ऑब्टेन्ड व्हेन वॉल्यूम ऑफ H2 इज प्लॉटेड अगेंस्ट टाइम। जब किस तरह का आपके पास ग्राफ बनेगा जब आप वॉल्यूम और टाइम के दरमियान ग्राफ बनाते हो। एंड व्हाट डज इट इनिशियल स्लोप रिप्रेजेंट। अब इनिशियल स्लोप किसको रिप्रेजेंट करती है, रेट ऑफ रिएक्शन। वो मैंने आपको बता दिया कि शुरू में जो कंसंट्रेशन में चेंज आता है वो बेसिकली रेट ऑफ रिएक्शन को रिप्रेजेंट करती है। तो चल आंसर लिखोगे द ग्राफ इज अ कर्व्ड, ये कर्व बनी हुई है, दैट लेवल्स ऑफ विद द टाइम, जो वक्त के साथ साथ बराबर हो जाती है। द इनिशियल स्लोप रिप्रेजेंट द इनिशियल रेट ऑफ डायरेक्शन, वो बात मैंने पहले ही बता दिया। तो इसका भी आपको 1 नंबर का इस तरह का क्वेश्चन दिया जाएगा। तो सिंपली इस तरह के आपको क्वेश्चन पेपर के अंदर भी दिए जाएंगे जो बेसिकली इस एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड होंगे। और मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि हमें इस तरह से नहीं याद करना कि कंप्लीट आप एक्सपेरिमेंट याद करो और उसमें आपको कहा जाएगा कि कंप्लीट एक्सपेरिमेंट लिखो, ऐसा इस दफा नहीं है। इस दफा आपको इस तरह के शॉर्ट क्वेश्चन दिए जाएंगे और एक या दो लाइनों के नॉर्मली उसके आंसर होंगे। इस तरह के शॉर्ट क्वेश्चन है और आपने ज्यादा फोकस जो करना है वो इन शॉर्ट क्वेश्चंस के ऊपर करना है। अब ये जो हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस हैं ये अगर आप याद कर लोगे तो ये एक्सपेरिमेंट कोई इतनी ज्यादा वर्थ नहीं रखता। जस्ट आपने एक्सपेरिमेंट को एक दफा रीड आउट करना है और चीजें मेमोराइज करनी है। चीजें मेमोराइज करोगे तो आप इनके आंसर इजीली कर सकते हो। तो इसलिए मेरा ये ख्याल है कि आपने फोकस इन क्वेश्चंस के ऊपर करना है जो आपके बुक के अंदर एंड पे, हर एक्सपेरिमेंट के एंड पे दिए हुए हैं।